विपक्षी इंडी गठबंधन की सियासत अब संदेह के घेरे में है। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के मास्टरमाइंड ललित झा टीएमसी नेताओं और विधायकों के साथ गहरी दोस्ती करता है और उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता दाऊद इब्राहिम के शूटर को पार्टी देता है और देश की सियासत की ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई। शिवसेना यूबीटी नेता सुधाकर बडगुजर की कारगुजारियां सामने आते ही महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दाऊद गिरोह के शार्प शूटर सलीम कुट्टा के साथ उनके संबंधों की एसआईटी से जांच की घोषणा की है। सुधाकर बडगुजर शिवसेना यूबीटी के नासिक शहर का प्रमुख है। उन्होंने कथित तौर पर अपने पैरोल के आखिरी दिन कुट्टा के लिए पार्टी रखी थी। भाजपा नेता नितेश राणे और आशीष शेलार ने राज्य विधानसभा में यह मामला उठाया। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा कि वे इसे लेकर एसआईटी जांच का ऐलान करते हैं। डिप्टी सीएम ने महादेव ऐप प्रवर्तकों के अन्य कंपनीज के साथ लेन देन की भी एसआईटी से जांच कराने का फैसला लिया। उन्होंने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य में कुछ वित्तीय और रियल एस्टेट कंपनीज और विवादास्पद महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों के बीच अवैध लेन देन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। फडणवीस राज्य के गृह मंत्री भी हैं। वे भाजपा के विधायक आशीष शेलार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक ने पहले कहा था कि महादेव ऐप जैसे कई सट्टेबाजी ऐप देश भर में फैल गए हैं और इन मंचों पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मुद्दे पर 20 दिसंबर तक फैसले की घोषणा करने का प्रयास किया जा रहा है। नार्वेकर ने सदन में कहा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा मंडल का सत्र चल रहा है और सुनवाई अब लगभग पूरी हो चुकी है। मामले का जल्द ही पटाक्षेप कर दिया जाएगा। नार्वेकर पिछले साल पार्टी में विभाजन के बाद एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी शिंदे के नेतृत्व वाले 40 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण न केवल जून 2022 में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले बीजेपी से विपक्ष जो सवाल बार बार अयोध्या राम मंदिर को लेकर पूछा करता था, वही सवाल पीओके को लेकर पूछा जा रहा है। इंडी गठबंधन के संजय राउत से लेकर कांग्रेस और टीएमसी तक के नेताओं ने इस बार सांसद और संसद के बाहर ये सवाल पूछा, बताओ पीओके पर कब्जा कब कर रहे हो? हिम्मत है तो पीओके पर कब्जा करके दिखाओ। लेकिन लगता है कि विपक्ष को इन सवालों का जल्द ही करारा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस महीने 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए अंदर खाने कुछ ठोस नीतियां बना रही है। सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही वह ये कि पीओके हमारा है और हम उस पर स्टैंड में कोई बदलाव नहीं कर रहे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही बताया और उसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद से पाकिस्तान और चाइना में तो खलबली मची हुई है, लेकिन इसके बाद भारत के कब्जे की चर्चा भी तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने को कहा है। अनुच्छेद 370 प्रकरण के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके को वापस लाने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां तक कहा कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हाल ही में कहा कि सेना पीओके वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे पाकिस्तान कथित तौर पर आजाद कश्मीर कहता आया है, 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। पीओके ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नलवा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करा लिया था। इसलिए पीओके वैध रूप से भारत का अविभाज्य हिस्सा है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस क्षेत्र पर कबायली आक्रमण कर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया और तब से वो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके में तथाकथित आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जिसमें बाल्टिस्तान के शाक्सगाम और गिलगित से रस्कम शामिल है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था, वो भी पीओके का हिस्सा है। चीन ने इसके बदले में काराकोरम राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान को सहायता देने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर के विभाजन में पहले से असेंबली में कुल 111 सीटें थीं, जिसमें कश्मीर डिवीजन की 46, जम्मू 37 और लद्दाख की 4 सीटें थीं। 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित की गई थीं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के लद्दाख केंद्र शासित बनाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें रह गईं।
अब नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 और सीट बढ़ा दी गई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें 90 हो गई हैं। इसमें पीओके की 24 सीटें शामिल नहीं की गई हैं। इससे साफ है कि सरकार ने इन सीटों को खाली रखने का फैसला किया है। ये पीओके को लेकर सरकार की दूरगामी रणनीति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी जब तक कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सीटें यूं ही खाली पड़ी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली और पंजाब में राज कर रही आम आदमी पार्टी तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरी, करोड़ों का खर्च कर डाला। केजरीवाल और भगवंत मान तीनों राज्यों में अंत तक मंडराते रहे, लेकिन जब नतीजे आए तो केजरीवाल के हाथों नोटा से भी कम वोट लगे और इसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। मामला शांत होता इसके पहले गुजरात के पार्टी विधायक भूपत भयाणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। केजरीवाल इस बड़े झटके से उभरते उसके पहले आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का बम फूट पड़ा और एक के साथ एक 43 इस्तीफे केजरीवाल के टेबल पर आ गिरे। पार्टी के 43 पदाधिकारी और सीनियर कार्यकर्ताओं के इस इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। उसे नोटा से भी कम वोट मिले। इन सभी ने एक साथ पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। गुजरात के पार्टी प्रमुख ईशुदान गढ़वी को आधिकारिक लेटर में मॉनिटरिंग विंग के अध्यक्ष अमजद खान पठान, 33 पार्टी कार्यकर्ताओं और 10 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जब एक दिन पहले ही विसावदर सीट से विधायक भूपत भयाणी ने इस्तीफा दिया। सामूहिक इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भरूच में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया वे विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में निष्क्रिय थे। इसकी वजह से उन्हें संगठन में जगह नहीं दी गई। पटेल ने यह भी कहा कि इस्तीफे के लिए पार्टी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मामले को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। पार्टी ने करीब 13% वोट शेयर हासिल किया था। दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सबसे अधिक वोट गुजरात में ही मिले हैं। यही वजह है कि पार्टी को यहां लोकसभा चुनाव में भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पिछले एक साल में एक विधायक समेत कई पार्षद और पदाधिकारी के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव आते ही पार्टी की हालत और खस्ता हो सकती है। लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच तो गई हैं, लेकिन लगता है कि यहां से भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। पहली बात तो यह कि याचिका में यहां तक कह दिया गया है कि हमें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। भला सुप्रीम कोर्ट किसी को लोकसभा में बोलने के लिए स्पीकर को कैसे आदेश दे सकता है? यह मामला स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का है, जिसमें अदालत का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। संभव है कि इन्हीं वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए टाल दी। महुआ ने अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुनवाई शुरू होते ही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्होंने याचिका को नहीं पढ़ा है, वो इसे पढ़ने के बाद ही सुनवाई करना चाहेंगे। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द की गई। महुआ ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा के प्रस्ताव पारित होने से को गलत बताया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा के वकील को आश्वासन दिया था कि वो लोकसभा में उनके मोइत्रा के निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध कर देंगे। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया। दुबे की शिकायत के बाद ही मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन हुआ था। लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद टीएमसी नेता को निष्कासित कर दिया गया। इसके विरोध में महुआ मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस रिपोर्ट में मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार ठहराया गया था। निशिकांत दुबे ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा है क्योंकि तत्काल याचिका की वजह से उनके द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को ही की गई शिकायत से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये उचित और न्याय के हित में है कि उनको एक आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बुधवार को मोइत्रा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 8 दिसंबर को हंगामेदार चर्चा के बाद लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। चर्चा में मोइत्रा को खुद का पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था। अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने इस फैसले की तुलना कंगारू अदालत द्वारा किए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है।
संसद में घुसपैठ करने वालों के पकड़े जाने के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया है। राहुल गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी वकील असीम सरोद को दोषियों की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए कहा गया। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कपिल सिब्बल भी इस मामले में खुलकर सामने आ जाएं। असीम सरोदे संसद की सुरक्षा पर खतरा बनने वाले एक शख्स अमोल शिंदे की कानूनी मदद करेगा, जिसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह कबूल किया है कि उन्हें स्विस बैंक के जरिए पैसे देने का लालच दिया गया था। इसी वजह से उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। सरोदे ने कहा कि मेरा मानना है कि अमोल शिंदे के संसद में प्रवेश करने और धुएं के कनस्तरों का इस्तेमाल करने में शामिल अन्य लोगों ने गलत किया, क्योंकि संसद अस्मिता का प्रतीक है और पूरे भारत में निर्वाचित सदस्य कहां बैठते हैं, उन्हें इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह के कानूनी प्रावधान उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है कि वो गलत है। वकील सरोदे ने आगे कहा, इसलिए हम अमोल शिंदे के साथ रहेंगे, हम उसे कानूनी मदद देंगे, उनको जमानत मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर हम केस चलने के दौरान दिल्ली नहीं जा सकेंगे तो हम वहां के कुछ वकील दोस्त हैं, उनसे संपर्क करके उनके साथ जुड़कर शिंदे को कानूनी सहायता देंगे। पुलिस वकीलों के मुताबिक आरोपितों ने एक पर्चा लिया था और प्रधानमंत्री मोदी को लापता व्यक्ति घोषित किया था। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसे दिए जाएंगे। इस तरह से आरोपितों ने प्रधानमंत्री को घोषित अपराधी की तरह दिखाया था। पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी और उसमें यूएपीए अधिनियम की सख्त धारा 16 और 18 भी जोड़ी गई है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि संसद में सुरक्षा तोड़ने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। आरोपित दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच टीम को रटा रटाया जवाब दे रहे थे। असीम सरोदे कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थक हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अपनी शिरकत का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें बांटना आसान है। राहुल गांधी के मोदी उपनाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद उन्हें वायनाड सांसद के तौर पर संसद में बहाल किया गया था। उस मौके पर भी वकील असीम सरोदे ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। सरोदे ने कहा था कि संसद में फिर से वैध सवालों पर हाई वोल्टेज चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों वाले व्यक्ति राहुल गांधी फिर से सक्रिय होंगे। अगर वह पप्पू हैं तो पप्पा संसद में मौजूद रहने और उसके उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने का साहस दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद सुरक्षा उल्लंघन का 5वां आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी के बाद से ये साफ हो गया कि इस मामले में माओवादी, कांग्रेसी और टीएमसी का कनेक्शन है। वजह ये कि ललित झा टीएमसी विधायकों और नेताओं के साथ की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार को कमजोर दिखाने की विपक्षी गठबंधन की सोची समझी साजिश है, जिसे अंजाम दिया गया और जानबूझकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा से पास बनवाया गया। साजिश कोलकाता में रची गई। स्मोक कैन को छिपाने के लिए जूते लखनऊ में बनवाए गए। मैसूर के सांसद से पास बनवाया गया। गुरुग्राम में छिपने का ठिकाना बनाया गया और घटना की लाइव स्ट्रीमिंग कर ललित झा सारे आरोपियों का मोबाइल फोन लेकर राजस्थान भाग गया। मतलब कि साजिश बहुत चालाकी से रची गई। कोलकाता निवासी ललित झा को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसकी और तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस रॉय के साथ वाली एक तस्वीर को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर राजनीतिक टकराव हो रहा है। झा ने 23 फरवरी 2020 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर रॉय के साथ एक तस्वीर सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के लिए और साझा की थी। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या ये नेता की मिलीभगत की जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है? टीएमसी विधायक तापस रॉय ने कहा कि बहुत से लोग तस्वीर लेते हैं, जांच होने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। तापस रॉय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट का कोई महत्व नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे बहुत सारे समर्थक और सहयोगी हैं, जांच होने दीजिए। अगर साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत से लोग तस्वीर लेते हैं। मैंने सुना है कि फरवरी 2020 में था, लगभग 4 साल पहले। मैं उसे नहीं जानता। संसद की सुरक्षा एक गंभीर मामला है। मामले को भटकाने के बजाय जांच होने दीजिए। भाजपा के आईटी विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ललित झा का टीएमसी कनेक्शन सामने आया और टीएमसी नेताओं के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे प्रकरण में शामिल लोगों के कांग्रेस, सीपीआई, माओवादी और टीएमसी के साथ संबंध पाए गए हैं।
उन्होंने कहा, क्या ये साफ नहीं है कि हताश INDIA गठबंधन ने मौजूदा सरकार को कमजोर करने के लिए भारतीय संसद पर हमला किया? वो संस्था जो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है, शर्म करो। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मालवीय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आइए तथ्यों की जांच करें। दोषियों को किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने वहां तक पहुंचने की अनुमति दी थी। संसद की सुरक्षा के लिए सामान्य रूप से 300 के बजाय केवल 176 दिल्ली पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे। बीजेपी की आंतरिक विफलताओं के कारण संसद की सुरक्षा में ये अभूतपूर्व उल्लंघन हुआ है। विपक्ष ड्यूटी में इस लापरवाही के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस गंभीर सुरक्षा खामी में उनके दोषी होने से ध्यान हटाने के लिए मालवीय जैसे भाजपा प्रोपेगेंडिस्ट को खुला छोड़ दिया जा रहा है। झा को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसके पास अन्य आरोपियों के फोन्स थे, जबकि 4 अन्य लोगों ने संसद के अंदर और बाहर स्मोक कैन्स खोल दिए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।